हे गाइस, यूपीएससी माइंड मैप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा ये घटना चक्र का इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का दूसरा क्लास है। आई होप आपको हमारा पहला क्लास पसंद आया हो। तो चलिए अब हम लेक्चर को शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चैनल हमारा पसंद आ रहा है, अगर हमारे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। So yesterday we discussed the historical background of Indian Constitution और आज हम उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं कि what is the purpose of making Constitution। आज हम ये समझेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। इसको बनने के लिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने जो असेंबली बनाई थी उसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये जो प्रोसेस है, ये आज हम जो प्रोसेस पढ़ेंगे वो 1946 से 1950 के बीच का प्रोसेस पढ़ेंगे। ये जो प्रोसेस है वो काफी सिंपल था, ठीक है। 1945 के बाद ब्रिटिशर को ये रियलाइज हो गया कि अब हमें इंडिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो उनके सामने था वो ये था कि इंडिया को छोड़कर कैसे जाएं, उनको उनके लिए क्या रूल रेगुलेशन, क्या करे क्या नहीं करे। So the formal demand for Constituent Assembly was made by स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने क्या सबसे पहले क्या किया था, फॉर्मली डिमांड किया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। कब डिमांड किया था, जब उनका कॉन्फ्रेंस हुआ था रांची में ऑन May 1934। ओके, एंड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड। सबसे पहले किसने रखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया, एम.एन. रॉय ने इन द ईयर 1934। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली ये डिमांड रखा फर्स्ट टाइम में इन द ईयर 1935 कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने on the behalf of INC declared that the constitution of free India must be framed without outside interference। बिना किसी outside के interference के हमें अपना constitution चाहिए on the basis of adult franchisee। And this demand was finally accepted in the principle of August offer in 1940। अगस्त ऑफर जनरली क्या था, हमारे जो लीडर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। और इसी बीच जब वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन था, आपको पता है 1939 में शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर, और इसी बीच में जो नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1940 में, वो सेशन कहाँ हुआ था, रामगढ़ में सेशन हुआ था, जिसको प्रिसाइड कर रहे थे मौलाना अब्दुल कलाम। उसमें क्या डिमांड किया गया कि हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, और उसी सेशन में ये एग्री किया गया कि हम अब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। अब इसके लॉन्च करने का सही टाइम आ गया है। तो उसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर ने हमारे सामने कुछ प्रपोजल रखा, एक ऑफर रखा जिसको अगस्त ऑफर कहते हैं। उसके अंडर क्या क्या इंक्लूड था कि वो हमें डोमिनियन स्टेटस देंगे, एक्सपेंशन ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और क्या डिमांड रखा हमारे सामने, सेटिंग अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर वॉर। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। हमें क्या चाहिए था, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए था, हमें डोमिनियन स्टेटस अब नहीं चाहिए। उसके बाद 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन आया जिसमें 3 मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। इसने ये इस पर्पस से आए थे कि दे वांट टू हेल्प अस टू मेक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, सो नाउ द टोटल मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज 389, और इसमें से 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के होंगे, और बाकी के जो 93 है वो किसके होंगे, प्रिंसली स्टेट के होंगे। और इसमें ये जो है ये इलेक्टेड होंगे और ये नॉमिनेटेड होंगे। इसको कौन नॉमिनेट करेगा, प्रिंसली स्टेट के जो हेड होंगे वो नॉमिनेट करेंगे, और इसको इलेक्ट करेंगे जो पीपल होंगे, उस एरिया के जो पीपल होंगे। अब मुझे ये बताइए कि क्या इस टाइम पे सभी को इलेक्शन का अधिकार दिया गया था? नहीं, इस टाइम पे 1935 के अकॉर्डिंग में जो टैक्स पेयर थे, जो लैंड होल्डर थे, या जो एजुकेटेड पीपल थे, बस उन्हीं को राइट टू वोट था, वोट मिला हुआ था। तो इसमें सभी लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। सो द
Constituent Assembly was partially elected and partially nominated because we can see here, and the election was held in July-August 1946. इलेक्शन कब हुआ था? जुलाई-अगस्त 1946. इसमें से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कितनी सीटें जीत के आई? 208 सीटें, और जो मुस्लिम लीग है उनने कितनी सीटें जीती? 73, और 15 सीटें इंडिपेंडेंट पार्टी ने जीती। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट बात जो है, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम प्रोविंस वाज बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन, दैट इज one representative per 10 lakh people. Now the Viceroy invited elected representative for the first meeting of Constituent Assembly. तो ये फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, लेकिन इसमें सिर्फ 207 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका डिमांड क्या था? सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो सिर्फ 207 लोगों ने इसको अटेंड किया था, और इसको प्रिसाइड किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि उस टाइम पे ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे बाय एज। उसके बाद इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन कब हुआ? 11 दिसंबर 1946 में, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज परमानेंट मेंबर। तो अगर सबसे फर्स्ट मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पूछा जाए तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, एंड फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये चीज क्लियर कर लीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने में कितने दिन लग गए? इट टुक 2 years 11 months and 18 days, एंड टोटल सेशन कितने हुए थे कांग्रेस के? 11 सेशन, और फाइनली मेट ऑन 24th January 1950। So 11 + 1 = 12, टोटल 12 सेशन हुए थे। तो अगर ऑप्शन कहीं भी आए 11, 10, 12, तो आपको करेक्ट आंसर 12 करके आना है। सही है। So 26 November 11th session of the Constituent Assembly was adopted. Except this 11th session, the signature of member of the Constituent B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor to the Assembly. कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किसे अपॉइंट किया गया? B.N. राव को। On 26 November 1949, the people of India adopted, enacted and gave themselves the Constitution of India. Constitution of India कब बनकर तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949। ठीक है, और some of the provision of Constitution was came into force on 26 November 1949. इसमें से कुछ प्रोविजन जो थे वो 1949 में ही आ गए, जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शन प्रोविजन, पार्लियामेंट, ये सब कुछ जो प्रोविजन थे वो 26 नवंबर को ही लागू हो गए। लेकिन कंप्लीटली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब फोर्स में आया? 26 जनवरी 1950। इस डेट, यही डेट क्यों रखा गया? क्योंकि इसी दिन लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था, और ये कहा था कि 26 जनवरी 1930 से हमारा कंट्री आजाद हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे ये हो नहीं पाया, तो उसी दिन को कॉमेमोरेट करने के लिए हम 26 जनवरी 1950 को हमने इन्फोर्स किया कॉन्स्टिट्यूशन को। एंड द नंबर ऑफ वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 15। इसमें वुमेन कितनी थी? 15 वुमेन थी। कौन कौन? विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षिणी वेल्युधन, बेगम एजाजा रसूला, एनी मैक्रेने, अमो स्वामीनाथन। फिर नेक्स्ट, द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड ऑन 2 सितंबर 1946। इंटरिम गवर्नमेंट कब फॉर्म हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। और इसमें कोई भी मुस्लिम लीग के जो मेंबर है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन फाइनली ऑन 26 अक्टूबर 1946
5 मेंबर मुस्लिम लीग के इंक्लूड किए गए थे इस इंटरिम कैबिनेट में। तो इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर कौन कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट थे, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर थे और कॉमनवेल्थ के मिनिस्टर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर। डॉक्टर जॉन मिथाई इंडस्ट्री एंड सप्लाई। जगजीवन राम लेबर। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस। सी.एच. भाभा वर्क, माइन एंड पावर। लियाकत अली खान फाइनेंस। अब्दुल रब निस्तार पोस्ट एंड एयर। असफ अली रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। सी राजगोपालाचारी एजुकेशन एंड आर्ट्स। आई चुंद्रीगर कॉमर्स। गजनफर अली खान हेल्थ। जोगेंद्र नाथ मंडल लॉ। ठीक है, अब हम इसको याद करने का हम कुछ एक ट्रिक देख लेते हैं कि हम इसको कैसे लंबे टाइम तक याद कर सके। जवाहरलाल नेहरू ये वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उस टाइम पे ये बहुत ही फेमस नेता कह सकते हैं, फेमस लीडर, तो इनको वाइस प्रेसिडेंट का पोर्टफोलियो दिया गया था। ओके, और जवाहरलाल जवाहर बाहर, इनके नाम में ही एक बाहर छिपा हुआ है। बाहर मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स ये संभालते थे। कौन संभालते थे? जवाहर बाहर लाल नेहरू। तो इससे हो गया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई, इनके नाम में क्या छिपा है? भाई। ठीक है, तो हमारी जब भी घर पे भाई से लड़ाई होती है तो इसकी खबर कहां तक पहुंचती है? हमारे पूरे घर में ये बात फैल जाती है। ठीक है, तो भाई से लड़ाई होती है तो इसकी खबर घर पर पूरे घर में फैल जाती है। तो इससे होम एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके नाम में प्रसाद छुपा हुआ है। तो प्रसाद कहाँ? प्रसाद खाते हैं हम, ठीक है, और प्रसाद किस चीज से बनता है? अगर हम खेती नहीं करेंगे, हम सामान प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फिर हमारा प्रसाद भी नहीं बन पाएगा। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर। जॉन मिथाई, मिथाई और मिठाई कुछ कुछ आपको कॉमन लग रहा होगा। ठीक है, तो हम मिठाई बांटते हैं, है ना, मिठाई बांटते हैं, और जब अगर किसी की बहुत बड़ी मिठाई की दुकान हो जाती है तो वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एक दुकानदार बन जाते हैं, वो अपनी अलग अलग चेन्स खोलने लगते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर जॉन मिथाई से इंडस्ट्री एंड सप्लाई। ओके, अब जगजीवन राम, जगजीवन राम, अब अगर हम ये देखेंगे कि हम जीने के लिए, हमें दुनिया में जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें दुनिया में जीने के लिए काम करना पड़ता है। ठीक है, हमें जीने के लिए खाने की जरूरत होती है और हमें खाना कहाँ से मिलेगा? हम काम करेंगे तभी हमें खाना मिलेगा। तो जीवन जीने के लिए खाना चाहिए और खाने के लिए काम करना पड़ेगा। सो जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर। सरदार बलदेव सिंह, इनके नाम में ही बल छुपा हुआ है। बल, बल मतलब ताकत, और ताकत किस चीज में यूज होती है? डिफेंस में। तो सरदार बलदेव सिंह कौन से मिनिस्टर है? कौन से पोर्टफोलियो संभाला हुआ है? डिफेंस का। सी.एच. भाभा, अब जो भाभा थे वो कौन थे? साइंटिस्ट। तो जो साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं? वो अपनी पूरी पावर लगा के किसी भी वर्क को बहुत अच्छे से करते हैं और नई नई चीजों को खोज के निकालते हैं। सो सी.एच. भाभा इज रिलेटेड टू पावर, लगाते हैं पावर, और बहुत अच्छा काम करते हैं वर्क, जिससे नई चीजों को खोज के निकाला जाता है। माइंस। ओके, लियाकत अली, सो अली ने क्या लिया? पैसा। लियाकत अली, अली ने क्या लिया? पैसा लिया। सो लियाकत अली फाइनेंस मिनिस्टर। अब्दुल रब निस्तार, तार क्या होता है? तार आता है गांव में, आपने कभी सुनी होगी ये बात, पोस्ट तार आया हुआ है आपका आज। सो तार इज रिलेटेड टू पोस्ट। सो अब्दुल रब निस्तार से आप याद रखिएगा, तार से पोस्ट एंड एयर। असफ अली रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर।
सी राजगोपालाचारी, इनके नाम में छुपा हुआ है आचार, आचारी, आचार। आचार क्या होता है? अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार। ओके, सो अच्छा व्यवहार यह कैसे आएगा हमारे पास? जब हम पढ़े लिखे होंगे तभी तो हमारे पास अच्छा व्यवहार आएगा। सो राजगोपालाचारी इज एजुकेशन एंड आर्ट, और अच्छा आचार रखना क्या है? एक कला है। अच्छा आचार कैसे आएगा? एजुकेशन से, और अच्छा आचार रहना सबके बस की बात नहीं है, ये एक आर्ट है। सो श्री राजगोपालाचारी इज एजुकेशन एंड आई चुंद्रीगर। सो सी फॉर चुंद्रीगर एंड सी फॉर कॉमर्स, ऐसे आप याद रख सकते हैं। चुंद्रीगर कॉमर्स, सी फॉर चुंद्रीगर, सी फॉर कॉमर्स। गजनफार अली खान, गज, गज, गज कौन हो गए? गज से गणेश जी, ठीक है। गणेश जी से हम प्रे करते हैं कि हमें अच्छे हेल्थ वेल्थ सब कुछ प्रोवाइड करे। सो गज नफार अली खान इज रिलेटेड टू हेल्थ। जोगिंदर नाथ मंडल, तो इनके नाम में आ रहा है जोगिंदर, अंदर, ठीक है। तो अंदर, किसके अंदर? कानून के अंदर रहकर सबको काम करना चाहिए। जोगिंदर अंदर, कानून के अंदर रह के सबको काम करना चाहिए। तो जोगिंदर नाथ मंडल कौन से मिनिस्ट्री है? लॉ मिनिस्ट्री है इनके पास। अब आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। The Constituent Assembly appointed various committee to deal with the different tasks of constitution making. The detail of the important committee and their chairman is as follow. यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू के पास एक और मिनिस्ट्री आप देखिएगा, ये यूनियन पावर कमेटी। जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी। ये यूनियन देके आप जवाहरलाल नेहरू याद रख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो कमेटी है वो कौन सी कमेटी है? कमेटी ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर स्टेयरिंग कमेटी। कमेटी ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर और स्टेयरिंग कमेटी दोनों किसके पास है? राजेंद्र प्रसाद के पास। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। एडवाइजरी कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी एंड ट्राइब एक्सक्लूडेड रीजन सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट सब कमेटी जे.बी. कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी एच.सी. मुखर्जी। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ड्राफ्टिंग कमेटी में जो थे वो कितने मेंबर थे? 7 मेंबर, इंक्लूडिंग चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और इनके अलावा 6 और मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। कौन कौन से मेंबर थे? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी.एल. मित्तर, डी.पी. खेतान, ठीक है। बाद में क्या किया गया? जो एम माधव राव थे उन्होंने रिप्लेस किया किसको? बी.एल. मित्तर को, ठीक है। और जो टी.टी. कृष्णमाचारी थे उन्होंने रिप्लेस किया डी.पी. खेतान को, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। Okay, next the Constituent Assembly appointed the ad hoc committee on national flag on 23rd June 1947. Its members were Dr. Rajendra Prasad, chairman. National Flag Committee के चेयरमैन कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके दूसरे मेंबर कौन कौन से हैं? अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब अलग अलग सोर्सेस कहां से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सोर्सेस यूज किए गए हैं? द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द मेजर पोर्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब हम देखते हैं अलग अलग देशों से कौन कौन से प्रोविजंस लिए गए हैं। सो द प्रोविजन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, रूल ऑफ लॉ, parliamentary form of government, cabinet system, single citizenship, bicameral legislature, law making procedure, parliament, parliamentary privilege and prerogative rights. Okay, अब यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से प्रोविजन लिए गए हैं? प्रीएम्बल,
judicial review, independence of judiciary, fundamental right, post of vice president, procedure of impeachment of president and removal of supreme court and high court judges. आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से प्रोविजन हमने लिए हैं? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, nomination of member of council of राज्य सभा आर प्रोविजन इंस्पायर्ड फ्रॉम आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन. कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से प्रोविजन लिए गए हैं? फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, एडवाइजरी jurisdiction of supreme court, residuary power to be vested in center, appointment of governor by the center are borrowed from Canadian constitution. ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी प्रोविजंस ली गई है? जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट. नेक्स्ट, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजन रिलेटेड टू इमरजेंसी एक्सेप्ट फाइनेंस इमरजेंसी. ठीक है, इमरजेंसी का प्रोविजन जर्मनी से लिया गया है लेकिन इसमें फाइनेंस इमरजेंसी इंक्लूड नहीं है. प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फ्रॉम जापान एंड प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्य सभा आर बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका. फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द preamble are imported from USSR. Republican system, principle of liberty, equality and fraternity in the preamble are borrowed from Constitution of France. अब हम चलिए क्वेश्चंस देखते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ preamble has been borrowed in Indian Constitution from the Constitution of Italy, Canada, France, USA. And the correct option is option D, USA. The idea of preamble was borrowed from the Constitution of United States, whereas the language of preamble was borrowed from Constitution of Australia. preamble का आइडिया यूनाइटेड स्टेट से लिया गया है लेकिन preamble का लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है. ओके, नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ a union of state in the Indian Constitution has been derived from the American Declaration of Independence, the Australian Constitution, the British North American Act, the Swiss Constitution. So option C is correct, the British North American Act. The concept of a union of state in the Indian Constitution has been derived from British North American Act 1867. According to Article 1, Subclause 1 of the Indian Constitution, India, that is Bharat, shall be a union of state. According to Constituent Assembly Debate Volume 7, the drafting committee considered that following the language of the British North America Act 1867, it would not be appropriate to describe India a union, although its constitution may be federal in structure. In Indian political system, which one of is supreme? The Supreme Court, the Constitution, the Parliament, religion. Option B is correct, the Constitution. The Constitution is supreme in Indian political system. The Constitution of India is a supreme law of India. It laid down the framework defining fundamental political principles, established the structure, procedure, power and duty of government institution and set out fundamental right, directive principle and the duty of the citizen. The concept of judicial review in India has been adopted from the Constitution of UK, USA, USSR, Australia. And the correct option is option B, USA. The concept of judicial review in Indian Constitution has been adopted from Constitution of United States. Judicial review is a power of the court to examine the action of a legislative, executive and administrative arms of government and to determine whether such action are consistent with the constitution. Action judged inconsistent are declared constitutional and therefore null and void. Next question, given below are two statements. First is assertion and second is reason. Select the right answer from the code.
So the assertion is the scope of judicial review is limited in India, and the reason is the Indian constitution has some borrowed items. Option both A and R are correct, but R is the right explanation of A. Both A and R are correct, but R is not the right explanation of A. A is correct, but R is wrong. A is wrong, but R is correct. And the correct answer is option B. Both A and R are correct, but R is not right explanation of A. The scope of judicial review is limited in India, as decided in Keswanand Bharati case 1973. The basic structure doctrine forms the basis of power of Indian judiciary to review and strike down amendment to the Constitution of India. Thus, assertion A is correct. On the other hand, Indian constitution has borrowed some of its provision from the constitution of different country. Therefore, reason is also correct. However, reason does not explain the assertion correctly. Next question, the feature of federal system of the Indian constitution is inspired by the constitution of Canada, United Kingdom, USA, Ireland. And the correct answer is option A, Canada. The Constitution of India is federal in nature. The concept of federal system is inspired from Constitution of Canada. Next question, the Indian federalism is based on the pattern of which country? USA, Canada, Australia, Germany. And the correct answer is B, Canada. The Indian parliamentary system is different from the British parliamentary system in that India has both a real and a nominal executive, a system of collective responsibility, bicameral legislature, the system of judicial review. And the correct answer is option D, the system of judicial review. The Constitution of India adopted the process of judicial review from US Constitution, which is not applied in British parliamentary system, while rest of the option are applicable to both the parliamentary system. Next question, the system of judicial review exists in India only, USA only, India and USA, UK only. Correct answer is option C, India and USA. Next question, which of the following characteristics is common between the federal system of India and America? Single citizenship, three list of constitution, dual judicial system, a federal Supreme Court for interpretation of the Constitution. Option D, the federal Supreme Court for interpretation of the Constitution. The characteristics of federal court for interpretation of Constitution is common in both Indian and American federal system. While in the United States there is one judicial system at the union level and the other at state level. There is absence of three lists in Constitution of USA. The Indian Constitution provides single citizenship, whereas the US Constitution provides dual citizenship. Thus, option D is correct answer. Next question, which one of the following statement is true? The federal form of government is in United States of America. The government of India is federal and unitary both. The government of France is of federal form. The Prime Minister of Pakistan is appointed by the people. And the correct option is option A, the federal form of government is in United States of America. The government system of America is federal. The United States of America is a federal republic consisting of 50 states. However, India is a union of 20 states and 8 union territories. Article 1 of the Indian Constitution declared it as the union of states. A federal government is one in which there is division of power between central government and state government by the Constitution itself, and both operate in their respective jurisdiction independently. Some of the constituent experts call the Indian Constitution having unitary nature because at a time of emergency it provides a strong center, but that reality is that Indian Constitution is of federal nature having some unitary feature. फेडरल गवर्नमेंट विच ऑफ देयर इज डिवीजन ऑफ पावर. फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है जिसमें पावर का डिवीजन होता है बिटवीन सेंटर और स्टेट में. तो हमारे कंट्री में भी जो पावर है वो डिवाइडेड है. ऐसा नहीं है कि सारा पावर सिर्फ सेंटर के पास है. स्टेट के पास अपनी एक अलग पावर है, सेंटर के पास अपनी अलग एक पावर है.
लेकिन जब ये इमरजेंसी का टाइम आता है, जब हम प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं या कोई वॉर के टाइम पे जब इमरजेंसी आती है, तो वो हमारा फेडरल नेचर यूनिटरी में चेंज हो जाता है और स्टेट से पावर लेके सेंट्रल को सारी पावर दे दी जाती है। इसीलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको क्या कहते हैं? फेडरल नेचर हैविंग सम यूनिटरी फीचर। Okay, next question. Concurrent list included in Indian Constitution is given by the Soviet Union, Australia, Italy, Canada. Option B is correct. Australia. The concurrent list is borrowed from the Constitution of Australia. In this list, those items are included on which both union and state have right to make law. It is in the 7th schedule of the Constitution, which originally include 47 items, now increased to 57 items as item number 11A, 17A, 17B, 20A, 33A were added throughout amendment. हमारे 7 शेड्यूल में पता है आप सबको कि 3 लिस्ट है, सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट होता है जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों मिल के लॉ बनाते हैं, ठीक है। और उसमें पहले ओरिजिनली 47 थे जो अब बढ़ के 57 आइटम उसमें ऐड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट 13 number question. The idea of concurrent list of the Indian Constitution has been borrowed from USA, Switzerland, Australia, USSR, and correct answer is option B, Australia. The framer of the Constitution of India borrowed the concept of concurrent list described in the 7th schedule from the Constitution of Canada, Australia, Italy, South Africa. Option B, Australia. The concept of concurrent list in the Constitution of India was borrowed from the Constitution of Great Britain, USA, Canada, Australia. First, the answer is option D, Australia. The concept of directive principle of state policy in Indian Constitution has been adopted from the Constitution of France, Ireland, Japan, USSR. And the correct answer is option B, Ireland. The inclusion of directive principle of state policy in the Indian Constitution is inspired by directive principle given in the Constitution of Ireland. The provisions are mentioned in Part 4, Article 36 to Article 51. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। The directive principle of state policy are not enforceable in the court of law. अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता तो हम इसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। But the principle laid down, they are considered fundamental in the government of country, making it the duty of the state to apply this principle. It law making to establish a just society in the country. Next question. Indian Constitution has taken a certain feature of the Constitution of other countries. Which country has contributed to framing of directive principle of state policy? France, Ireland, Japan, USA. So correct answer is option B, Ireland. In the giving representation to talent, experience and service in the composition of the Council of State, the Constitution maker of India were influenced by the example of Irish Republic, Canada, USA or Australia. Option A, Irish Republic. The concept of formation of Rajya Sabha by representation to talent, qualification, experience and services influenced by Irish Republic. Next question, match list 1 and list 2 and give correct answer. List 1, feature of the Constitution of India and list 2, borrowed from which country? फीचर देख लेते हैं पहले। फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इमरजेंसी प्रोविजन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और नेक्स्ट, बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा। तो अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट से। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया हमने? यूनाइटेड स्टेट से। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारे ऊपर किसने राज किया था इतने साल? ब्रिटेन ने। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूके। इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगेन मैच लिस्ट 1 with list 2, constitutional provision and source. Fundamental right, directive principle of state policy, cabinet government, union state relation.
And source British Constitution, Canadian Constitution, Irish Constitution, US Bill of Rights. So फंडामेंटल राइट का सोर्स कहाँ है? फंडामेंटल राइट यूएसए। फंडामेंटल राइट हमें डायरेक्ट यूएसए में जाना है, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड, कैबिनेट गवर्नमेंट ब्रिटेन और यूनियन स्टेट रिलेशन कनाडा, यूनियन स्टेट रिलेशन कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच? ये एग्जाम में ध्यान रखिएगा कहाँ नॉट लिखा हुआ है और कहाँ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें हमेशा बहुत कंफ्यूजन होता है, इसके चक्कर में हम क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट है प्रोविजन, सेकंड है सोर्स। सो क्या है यहाँ पे देखते हैं, फंडामेंटल राइट यूएसए, क्या ये सही है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड, रेसिड्यूरी पावर ऑफ सेंटर ऑस्ट्रेलिया, इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी। तो हमने अभी देखा फंडामेंटल राइट यूएसए बिल्कुल सही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड बिल्कुल सही है, इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी ये भी सही है। तो रेसिड्यूरी पावर ऑफ सेंटर ऑस्ट्रेलिया ये गलत है, सो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, लिस्ट 2 सोर्स, rule of law, procedure established by law, reserving of bill by governor for president consideration, concurrent list. So list 2 Australia, England, Japan, Canada. So सबसे पहले रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? हमारा इंग्लैंड। हमारे ऊपर किसने रूल किया? इंग्लैंड ने, ब्रिटिशर ने। तो रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ जापान, reserving of bill by governor for president's consideration Canada और concurrent list Australia. So option D is correct. Next, match list 1 with list 2. Directive principle of state policy, fundamental right, concurrent list of union state relation. India as a union of state with greater power to the union. List 2, country for which it was derived. Australia, Ireland, Canada, United Kingdom, United States of America. So the directive principle of state policy, Ireland, fundamental right, United States, concurrent list for union state relation, Australia. India is the union of state with great power to the union, Canada. So the correct answer is option D. Next question, the idea of fundamental right was borrowed from the constitution of USA, Canada, Britain, Russia. Fundamental rights is derived from USA. The concept of fundamental duties has been taken from American Constitution, British Constitution, Russian, former Soviet Union Constitution or French Constitution. Option C, Soviet Union, USSR or Russian Constitution. The concept of fundamental duties is inspired from Russian Constitution and was added in our Constitution by 42nd Amendment Act 1976. The recommendation for fundamental duties was made by Swaran Singh Committee. स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, again assertion and reason. The assertion is the Constitution of India has become the longest one, and reason is the chapter on fundamental right has been borrowed from the model of American Constitution. Both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. Both A and R are correct. R is not correct explanation of A. A is correct but R is false. A is false but R is true. And the correct answer is option B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. The Indian Constitution is longest written constitution of the world. Originally, it had 22 part, 395 article and 8 schedule. The chapter of fundamental right has been borrowed from Constitution of USA, but this is not the only reason responsible for lengthy constitution. Thus, assertion A is and reason both are correct but does not explain A correctly. Next question, the concept of fundamental right as incorporated in the Indian Constitution has been adopted from
France, Britain, United States of America, Russia, and the correct answer is United States of America. The fundamental right had been incorporated in Part 3. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 में है और आर्टिकल 12 to 35 में है. A provision has been borrowed from Constitution of USA. It includes right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedies. The post of vice president and independent of judiciary has been also taken from the Constitution of United States of America. The idea of fundamental right is adopted from the Constitution of Britain, Ireland, Canada, America. And option D is correct, America. Next question, who was the first nominated deputy chairman of the Constituent Assembly? T.T. Krishnamachari, V.T. Krishnamachari, H.C. Mukherjee, Frank Anthony. Option D, Frank Anthony. Frank Anthony was the first nominated deputy chairman of the Constituent Assembly. He established All India Anglo-Indian Association in 1942. He served as nominated member of Lok Sabha for 7 terms between 1950 and 1992. Next, the tradition of written constitution began from which of the following country? Japan, India, Britain, America. And option D is correct, America. Next and last question of today. Among the following given name, whose portfolio in the first cabinet of India 1947 was different from his portfolio in the interim government 1946? Jagjeevan Ram, Dr. Rajendra Prasad, C.H. Bhabha or Sardar Baldev Singh? 1 and 2 only 3 and 4, only 2 and 3 and only 3. So correct answer is option D, 3 only. Portfolio of the interim cabinet is as follows. Food and Agriculture, Dr. Rajendra Prasad. Labor, Jagjeevan Ram. Defense, Sardar Baldev Singh. Work, Mine and Power, C.H. Bhabha. And portfolio is first cabinet of independent India. Food and Agriculture, Dr. Rajendra Prasad. Defense, Sardar Baldev Singh. Labor, Jagjeevan Ram. एंड कॉमर्स C.H. भाभा. इसमें C.H. भाभा को कौन सा पोर्टफोलियो मिला था? वर्क, माइन एंड पावर. और फर्स्ट कैबिनेट में कौन सा मिल गया हमें? कॉमर्स का. Thus, portfolio of C.H. Bhabha in the first cabinet of independent India was different from his portfolio in the interim government. So the correct answer is in option D. और इसके साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर खत्म होता है. हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच. और ऐसे ही हमारे साथ बने रहे. हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें ताकि आपके पास हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए. स्टे हेल्दी, सेफ एंड हैप्पी. थैंक यू सो मच.